हाँ जी, नमस्कार सभी को। सर्वज्ञशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर मैं अमित आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हम देख रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर हमारी चर्चा चल रही थी और पिछली क्लास में हमने देखा था आपका जो पार्ट 1 है, यानी संविधान का जो भाग 1 है, उसके तहत आपका 1 से 4 अनुच्छेद हमने देखा था और उससे पहले आपका जो है पार्ट 1 से पहले मैंने सारे जो भाग हैं संविधान के, सारी अनुसूचियाँ हैं, मैंने उसमें सारा कुछ बताया था कि जैसे मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, कितने आपके भाग थे और कितनी अनुसूचियाँ थी। इन सब की चर्चा हम बहुत विस्तृत रूप में देख चुके हैं और पार्ट 1 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि शायद ही आपने कभी ऐसा सिस्टमैटिक तरीके से जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ है, यानी राज्यों को जो नए-नए राज्य गठित हुए क्रम के अनुसार और बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में कैसे-कैसे राज्यों का निर्माण हुआ, तो इस तरीके की क्लास शायद ही आपने पहले पढ़ी होगी। तो क्लास को आप जब पूरा देखेंगे तभी समझ पाएँगे कितना सिस्टमैटिक तरीके से हम इसको लेके आए हैं। बाकायदा आपका बोर्ड पे लिखने का एक उद्देश्य है मेरा मात्र ये कि कोई भी पॉइंट छूटे नहीं, आपका कम समय में अच्छा कंटेंट आपको मिले और बोर्ड पे लिखने से आप अगर साथ में नोट्स बना रहे हैं तो अभी बना सकते हैं प्रॉपर तरीके से और मानवीय कोई त्रुटि ना हो, जिससे क्या हो कि आपका बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से हो, कोई कुछ पॉइंट भी बीच में आपका छूटे नहीं। तो आज की क्लास राज्यों का पुनर्गठन यानी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स जिसको हम देखेंगे और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से देखेंगे क्योंकि शायद आपने इससे पूर्व आपका राज्यों का गठन हो सकता है ऐसे ही आप याद कर लिए हो रैंडमली, लेकिन कैसे-कैसे राज्यों का निर्माण हुआ, कैसे-कैसे क्या प्रक्रिया चली, तो ये सारी चर्चा हम बिल्कुल विस्तृत रूप में आज हम देखेंगे। तो क्लास को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करूँगा, अगर आप चैनल पे नए हो और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करिए और सेशन पसंद आए तो आपको लाइक भी करना है और साथ में अपना फीडबैक ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की चर्चा को। तो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि राज्य जब आज़ादी के समय कैसे-कैसे राज्य थे, किस प्रकार से आपका जो भारत का पूरा राज्य क्षेत्र था, वह किस प्रकार से था, यह मैंने बताया था और संविधान के लागू होते समय उस टाइम कितने प्रकार के स्टेट थे या कितने प्रकार का जो भारत का राज्य क्षेत्र था, वो कुल मिला के कितने तरीके से सम्मिलित था। ये सारी बातें जो है हम कर चुके थे, लेकिन आज इसको राज्यों के पुनर्गठन की क्लास है, तो फिर से हम वहीं से शुरुआत करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि स्वतंत्रता के समय 15 अगस्त 1947 को भारत की स्थिति क्या थी? तो भारत की स्थिति ये थी कि उस समय आपका अंग्रेजी हुकूमत का शासन आपको चल रहा था, तो उससे पूर्व आपको आज़ादी से पूर्व जो है बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे या राज्य थे, जो ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा डायरेक्ट संचालित होते थे, जहाँ पे आपका ब्रिटिश सत्ता बिल्कुल उस पे आपका प्रभावशाली थी और उसमें उसी के तहत आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारी देशी रियासतें थी। देशी रियासतों में राजा-महाराजा लोग शासन करते थे, जो कि ज़्यादातर आपके ब्रिटेन या ब्रिटिश सत्ता के अधीन ही होते थे, लेकिन वह स्वतंत्र रूप में देशी रियासतों के रूप में चल रही थी। तो आपको ध्यान रखना है कि 15 अगस्त 1947 को भारत की स्थिति ये थी कि यह ब्रिटिश प्रांत में विभाजित था, फिर उसमें देशी रियासतें शामिल थी और फिर तीसरा जो है वह चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। तो 3 प्रकार के स्टेट आपको ध्यान रखने हैं। आज़ादी के समय की स्थिति है 15 अगस्त 1947 की। अब उसके बाद क्या हुआ कि 1948 में राजेंद्र प्रसाद जो आपके राष्ट्रपति बने, तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा एसके धर तो उन्हीं की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था और इस आयोग ने बताया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता है और अगर गठन करना है राज्यों का तो प्रशासनिक सुविधा के अनुसार आप करिए। तो 1947 के बाद में 1948 में जब यह स्थिति आई कि राज्यों का गठन करना है, पुनर्गठन करना है, तो राज्यों के पुनर्गठन के समय एसके धर जो आयोग था, इसने कहा कि आपका भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया जाना चाहिए। तो एसके धर आयोग आपको याद रखना है 1948 में गठित हुआ था और यह 1948 में गठित हुआ राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। उसके बाद बात करें तो अगला जो आपको ध्यान रखना है तो 1949 में फिर क्या हुआ, कांग्रेस के द्वारा जेबीपी समिति का गठन किया गया। जेबीपी भी जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे, वल्लभ भाई पटेल भी थे। ये
3 लोगों की जो समिति थी उसका गठन किया गया था 1948-49 में। ध्यान रखना, 3 सदस्यीय समिति थी 1949 में गठित की गई कांग्रेस के द्वारा। जेबीपी समिति बोलते हैं इसको, जेबीपी समिति। तो इसका गठन किया गया और इसने भी क्या कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना सही नहीं है। तो इसने भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को मना कर दिया। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद मैंने बताया था कि जब 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ तो उस समय क्या स्थिति थी। उस समय भारत में अगर बात करें तो ये जो ब्रिटिश प्रांत, देशी रियासतें, चीफ कमिश्नरी प्रांत, ये जो थे ये बाद में भी 26 जनवरी 1950 को भी थे। बस इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल हो गया और चीफ कमिश्नरी प्रांत के साथ साथ छोटी देशी जो रियासतें थी, छोटी रियासतें, वह भी शामिल हो गई। तो 26 जनवरी 1950 को आपका 4 तरीके का राज्य था। 4 तरीके का ध्यान रखना है। कौन कौन से? आपके ब्रिटिश प्रांत थे जिसका जो शासन था वह गवर्नर करता था, राज्यपाल। फिर देशी रियासतें थी जिसका शासन राज प्रमुख के द्वारा होता था। उसके बाद छोटी देशी रियासतें थी और उसके साथ चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। और फिर चौथा था आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो 4 तरीके के राज्य थे उस समय। किस समय? 26 जनवरी 1950 को। आजादी के समय 3 तरीके का, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद 15 दिसंबर 1952 को आंध्र प्रदेश में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के संबंधी आंदोलन चल रहे थे और उसी में एक थे पोटी श्री रामुल्लू। पोटी श्री रामुल्लू जो है, इनका 56 दिनों का आमरण अनशन के बाद इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कब? 15 दिसंबर 1952 को पोटी श्री रामुल्लू की मृत्यु हो जाती है। आपको ध्यान रखना है। और ये 56 दिनों तक आमरण अनशन पर रहे, उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान रखना, जब इनकी मृत्यु हो गई, पोटी श्री रामुल्लू की मृत्यु हो गई, तो क्या हुआ कि सरकार के द्वारा 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया गया भाषा के आधार पर। तो 1 अक्टूबर 1953 को गठित होने वाला यह जो आंध्र प्रदेश था वो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला स्टेट बना। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को। अब इसी 1953 में क्या हुआ कि फजल अली आयोग, जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, इसको गठित किया गया 53 में ही। और ये फजल अली जो थे ये जस्टिस थे, तो इनकी अध्यक्षता में फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। और इस आयोग में अगर बात करें तो 2 सदस्य और भी थे और उसमें थे आपके पंडित हृदयनाथ कुंजरू तथा आपके जो दूसरे थे वह थे के.एम. पन्नीकर। तो 2 सदस्य भी आपको ध्यान रखने हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1953 में गठित किया गया जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में, तो उसमें 2 सदस्य भी आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन? पंडित हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पन्नीकर। तो के.एम. पन्नीकर और पंडित हृदयनाथ कुंजरू ये 2 सदस्य थे राज्य पुनर्गठन आयोग में जो 53 में गठित किया गया। अब क्या हुआ कि 1954 में देखिए बिल्कुल सिस्टम से चल रहे हैं, बिल्कुल ईयर बाय ईयर चल रहे हैं। कोई भी घटनाक्रम है आपका सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि इस तरीके की सिस्टमेटिक क्लास शायद ही आपने कभी पढ़ी हो। तो राज्यों के गठन के से संबंधित ऐसी आपकी पहली क्लास होगी, तो यह आपको ध्यान रखना है। तो बात करें अगर 1954 में, तो फ्रांस से भारत में कितने क्षेत्र आपको ध्यान रखने हैं? पांडिचेरी, यनम, माहे, करिकाल तथा चंद्रनगर, ये इतने जो क्षेत्र थे इनको फ्रांस से 1954 में लिए गए। 53 में फजल अली आयोग का अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। उसके बाद में आपका 54 में फ्रांस से पांडिचेरी, एनम, माहे, करिकाल तथा चंद्रनगर, ये इतने क्षेत्र लिए गए और यह फ्रांस से लिए गए। और इन क्षेत्रों को जो है 1956 में यूटी के रूप में मान्यता दी गई। फिर उसके बाद बात करें तो सितंबर 1955 में, 54 के बाद 55 में आएंगे, तो सितंबर 1955 में फजल अली जो इस आयोग ने अपनी क्या की रिपोर्ट प्रस्तुत की। और जब रिपोर्ट प्रस्तुत की तो इसने माना कि भाषाई एवं सांस्कृतिक एकता के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। यानी इससे पहले जितने भी समिति और आयोग गठित हुए उन्होंने भाषा के आधार पर मना कर दिया। उसके बाद आपको पता है पोटी श्री रामुल्लू की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। और उसके बाद जस्टिस ये फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है
स्थापना की गई 1953 में। फिर इसने आपका 55 में रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो इसने कहा कि भाषाई और सांस्कृतिक एकता के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना है, यानी किया जा सकता है, और इसको मान्यता दे दी। तो सितंबर 1955 में फजली रिपोर्ट आई थी। बिल्कुल क्रम से चलेंगे, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या हुआ कि जब यह रिपोर्ट आई तो आयोग की सिफारिशों पर पहला, आपको ध्यान रखना है, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 या फजल अली आयोग, या बोलिए उसके राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर इसका जो है यह अधिनियम पारित किया गया 1956 में, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। और उसी के साथ साथ 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 भी आया। और उसमें क्या कहा गया कि ये जो राज्य की 4 श्रेणियां हैं, मैंने बताया ये 4 श्रेणियां ऊपर जो लिखी हुई है, जो 26 जनवरी 1950 तक की जो राज्यों की 4 श्रेणियां थी, उनको समाप्त कर दिया गया 7वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जो कि 1956 में आया था। तो ये राज्यों की 4 श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया, यानी ये राज्य की जितनी 4 श्रेणियां हैं ये समाप्त हो गई। और साथ में आपको ध्यान रखना है, जो देशी रियासतों का जो प्रमुख होता था, राज प्रमुख जिनको बोलते थे, जिनके द्वारा शासन संचालित होती थी देशी रियासतों में, यह पद भी समाप्त कर दिया गया, यानी राज्य प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। और राज्यों की ये जो 4 श्रेणियां थी, कैटेगरी थी, उसको भी समाप्त कर दिया गया। तो यह किस के द्वारा किया गया? तो यह आपको ध्यान रखना है, 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो आपका 1956 में आया, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है 1956, उसके द्वारा ये सारी चीजें हो गई। अब उसके बाद में बात करें तो जब इसको समाप्त किया गया तो उस समय की स्थिति क्या थी? तो उस समय 14 स्टेट थे और 6 यूनियन टेरिटरी थी। कितने? 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी उस समय थी। अब बात करें अगर इसमें, तो यूनियन टेरिटरी का जो शासन संचालित होता था वह राष्ट्रपति के द्वारा, और यह बात अगर करें तो यह राष्ट्रपति के द्वारा जो यह शासन संचालित होगा, उसमें आर्टिकल आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 240 के तहत जो राष्ट्रपति है वह यूनियन टेरिटरी का शासन संचालित करेगा। तो यह बात थी। तो 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी उस समय थे। अब 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी के बाद में क्रम चालू होता है राज्यों के विभाजन और नए राज्यों के गठन के साथ। तो पहला जो सबसे पहले गठित हुआ, अगर बात करें, अगर विभाजन जो हुआ, तो सबसे पहले 1960 में बॉम्बे का विभाजन किया गया। बॉम्बे उसमें प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, तो बॉम्बे का विभाजन किया गया, और मराठी भाषा के आधार पर आपका महाराष्ट्र, और गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात का। तो ध्यान रखना है कि 1960 में बॉम्बे का विभाजन हुआ और महाराष्ट्र एवं गुजरात का गठन हुआ। उसके बाद क्या होगा? 1960 के बाद 61 में आएंगे। तो 61 में क्या होगा कि आपका पता होगा, एक ऑपरेशन विजय चलाया गया, और ऑपरेशन विजय के माध्यम से गोवा दमन दीव को शामिल किया गया, जिसमें पुर्तगाल का शासन हुआ करता था गोवा और दमन दीव। तो ऑपरेशन विजय के माध्यम से गोवा दमन दीव को भी भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल किया गया 1961 में, यह ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि 16वां संविधान संशोधन 1962 का, जिसके तहत अनुच्छेद 239 ए जोड़ा गया। अनुच्छेद कितना? 239, 239, 239 ए। इसके तहत क्या किया गया कि जो आपका पौंडीचेरी है, इसमें मंत्री परिषद का गठन किया गया। आपको पता होगा आज भी पौंडीचेरी में आपका विधानमंडल है, मंत्री परिषद होती है, वहाँ पे राज्यपाल नहीं, जबकि वहाँ मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं पौंडीचेरी में, और यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो उसके मंत्री परिषद का गठन किया गया कहाँ पे? पौंडीचेरी में, 239 अनुच्छेद 239 ए के तहत। और यह कॉन्स्टिट्यूशन जो आया था, अमेंडमेंट एक्ट था, वह था 16वां 1962 में। तो 1962 तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद बात करें तो 63 में पहुंचेंगे। तो 1 दिसंबर 1963 को आपका असम राज्य जो है, असम राज्य से नागालैंड, नागालैंड को अलग करके राज्य बनाया गया। नागालैंड को किससे अलग किया गया? असम से। कब किया गया? 1 दिसंबर 1963 को। 1 दिसंबर 1963 को असम से नागालैंड को अलग करके राज्य का दर्जा दिया गया। तो यह भी ध्यान रखना है, असम से नागालैंड अलग हुआ था 1 दिसंबर 1963 को, और फिर नागालैंड राज्य के रूप में स्थापित हुआ। तो यहाँ तक बातें आपको ध्यान रखनी है। 1963 तक की बातें हो चुकी हैं। अब बढ़ते हैं आगे।
अब आगे देखें तो 1 नवंबर 1966 ध्यान रखना है, पेप्सू, जिसको बोलते थे पंजाब एंड ईस्ट पटियाला यूनियन, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला यूनियन, पेप्सू बोलते थे शॉर्ट में। इसका जो है 1 नवंबर 1966 को विभाजन किया गया और पंजाब व हरियाणा के रूप में 2 राज्य गठित हुए और साथ में हिमाचल प्रदेश यूटी के रूप में गठित हुआ और चंडीगढ़ का भी उसी के साथ गठन किया गया। तो ध्यान रखना, पंजाब व हरियाणा 2 स्टेट बने, यूटी के रूप में आपका हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़, ये दोनों स्थापित हुए। तो फिर उसके बाद हिमाचल को 25 जनवरी 1971 को 25 जनवरी 1971 को हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो यह ध्यान रखना है। अब बढ़ें आगे तो 21 जनवरी 1972 को उत्तर पूर्व क्षेत्र अधिनियम पारित हुआ, उत्तर पूर्व क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम यह पारित हुआ और इसके तहत क्या हुआ कि मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। किसको किसको? मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, यह भी ध्यान रखना है। उसके बाद आपको पता होगा, पहले भी बता चुका हूं कि जो 36वां संविधान संशोधन है 1975 में आया, तो उसके तहत जो अनुच्छेद 2A था जो कि 35वें से जोड़ा गया था उसको समाप्त किया गया और अनुच्छेद 371F जुड़ा और सिक्किम जो है भारत के 22वें राज्य के रूप में स्थापित हुआ। कौन से? 22वें राज्य के रूप में सिक्किम स्थापित हुआ और इसीलिए बोला जाता है 36वें, हालांकि 36वें से नहीं, 36वें से विशेष प्रावधान ये जो 2A था उसको समाप्त किया गया और 371F, इसको सिक्किम नहीं फिक्किम बोलिए, फिक्किम, जैसे बहुत लोगों का थोड़ा सा आपका बोलने का त्रुटि होती है या जो भी है वाह, तो उसमें जैसे सा को फा बोलते हैं, तो इसको मैं ऐसे याद रखता हूँ कि सिक्किम जो है विशेष उसमें कुछ प्रावधान देखिए, जो हिली एरिया कुछ उसमें अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, जनजातीय क्षेत्र होते हैं, तो उनसे रिलेटेड विशेष प्रावधान होता है। तो उसके तहत ये 371F जो आपका अनुच्छेद है, तो 371F को याद रखना है। F से फिक्किम, फिक्किम याद रखिए, फिक्किम, तो फिक्किम को याद रखना है आपको, बस याद करने का थोड़ा सा तरीका है, बाकी कुछ नहीं, आपको जैसे याद रखना है वैसे याद रखिए। तो 371 या 371F जो है यह जुड़ा किससे? 36वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 के द्वारा और इसके द्वारा अनुच्छेद 2 समाप्त किया गया और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। उसके बाद बात करें तो 53वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में आया, इसके तहत मिजोरम राज्य भारत का 23वां राज्य बना। देखिए ध्यान रखिएगा, किसी राज्य के गठन संबंधी आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि जब यहाँ पे मिजोरम हुआ, अरुणाचल हुआ, सिक्किम हुआ, यहाँ विशेष प्रावधान किए गए हैं, इसलिए है। तो 53वां संविधान संशोधन जो 1985 में था, इसके द्वारा मिजोरम 23वां राज्य भारत के रूप में स्थापित हुआ। इसमें कुछ विशेष प्रावधान है, आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद आपका 55वां संविधान संशोधन 1986 में आया, इसके तहत अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का 24वां राज्य बना। फिर उसके बाद बात करें तो 56वां संविधान संशोधन 1987 में आया, इसके तहत आपका गोवा पूर्ण राज्य बना और यह गोवा जो है 25वां राज्य बना, 25वां भारत का राज्य बना। उसके बाद आपका 1 नवंबर 2000 को, जैसा कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग करके भारत का 26वां राज्य बनाया गया, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग हुआ था 1 नवंबर 2000 को। उसके बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ और यह 27वें राज्य के रूप में स्थापित हुआ। उसके बाद बात करें तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो कि बिहार से अलग होकर आपका स्थापित हुआ 28वें राज्य के रूप में। फिर उसके बाद 2 जून 2014 तेलंगाना जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना। तो यह भी ध्यान रखना। फिर उसके बाद आपको पता होगा जम्मू कश्मीर राज्य था, उसको विभाजित किया गया और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में 2 यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित प्रदेश के रूप में स्थापना हुई जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 31 अक्टूबर 2019 को। अब जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख का इसका विभाजन किया गया, यूटी के रूप में स्थापना हुई, तो उस समय अगर बात करें तो उस समय भारत में कितने 20 आपके 8 स्टेट थे, 28 स्टेट और साथ में आपको ध्यान रखना 9 यूटी हो गए, 9 यूटी हो गए। लेकिन फिर लेटेस्ट आपको ध्यान रखना है कि 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली जो अलग यूटी होता था, साथ में दमन दीव जो अलग यूटी होता था, इन दोनों को
मर्ज कर दिया गया, यानी इन दोनों का एक साथ विलय करके एक यूटी बना दिया गया। तो 26 जनवरी 2020 को आपका दादर नगर हवेली और दमन दीव का विलय हो गया, और यह 2019 के एक अधिनियम से हुआ था। तो अधिनियम के द्वारा हुआ। तो वर्तमान में अगर बात करें तो भारत में कितने 28 स्टेट हैं प्लस आपके 8 यूनियन टेरिटरी हैं, यानी 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। तो यह आपको तो समझ में आ गया होगा, ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब बात करें, मैंने यहाँ पे कहाँ पे बताया था कि जब आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो 1956 पारित हुआ, उसके द्वारा राज्यों की 4 श्रेणियां समाप्त की गई। तो उस समय कितने 14 राज्य, 6 यूनियन टेरिटरी थे। तो अब उसके बाद जब 15वां राज्य कौन स्थापित हुआ, अब देखिए 15वां राज्य गुजरात स्थापित हुआ 1960 में। फिर उसके बाद 16वां राज्य नागालैंड 1963 में, 17वां राज्य हरियाणा 1966 में, 18वां राज्य आपका हिमाचल प्रदेश 1971 में, फिर 19वां राज्य मणिपुर 1972 में, फिर आपका 20वां राज्य त्रिपुरा 1972 में, फिर 21वां राज्य मेघालय 72 में, उसके बाद 22वां राज्य सिक्किम 75 में। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, ये मैंने बताया अभी कि तीनों राज्य की स्थापना 72 में एक साथ हुई थी उत्तर पूर्व क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा। तो यह ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें जैसे गुजरात तो 60 दिया हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र नहीं दिया हुआ है। अब महाराष्ट्र, जैसा कि आपको पता है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ही महाराष्ट्र था। तो महाराष्ट्र तो गठित एक तरीके से बना तो, लेकिन वह उसका क्षेत्र वही था। तो यहाँ पे 15वां राज्य जो बने, नया जो राज्य बनेगा वह गुजरात बनेगा। तो यह बात ध्यान रखनी है। तो उसके बाद में आपका फिर 23वां राज्य मिजोरम बना 1987 में। फिर 24वां राज्य यहाँ मैंने बताया था कि अरुणाचल बना 24वां राज्य। फिर उसके बाद 25वां राज्य आपका गोवा बना 1987 में। फिर 26वां राज्य आपका छत्तीसगढ़ बना कब, 2000 में। छत्तीसगढ़ 2000 में किससे अलग होकर, मध्य प्रदेश से। उसके बाद आपको ध्यान रखना है 27वां बना उत्तराखंड, उत्तराखंड 2000 में। यह भी उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना, उत्तर प्रदेश से। उसके बाद आपका आपका 28वां झारखंड, जो कि बिहार से अलग होकर बना 28वां राज्य। यह भी 2000 में, 2000 में। डेट भी ध्यान रख सकते हैं 15 नवंबर 2000। उसके बाद 2 जून को तेलंगाना अलग हुआ आंध्रा से, तेलंगाना हुआ आंध्रा से। तो यह स्थापित हुआ 2 जून को, यह भी ध्यान रखना है। तो 29वां राज्य था, तो 29 राज्य यहाँ पे हो गए। अब 29 आपको पता है 29 नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य था वो विभाजित हो गया। उसके बाद अगर बात करें तो संघ शासित प्रदेश के रूप में किसकी किसकी स्थापना कब हुई, दादर नगर हवेली की 1961 में, मैंने बताया। उसके बाद में दमन दीव की 1962 में। उसके बाद पुडुचेरी की 1962 में। फिर चंडीगढ़ की 66 में। यहाँ पे देखिए टेप्सू का जो विभाजन हुआ तो चंडीगढ़ की स्थापना हुई। फिर जम्मू कश्मीर 2019 में, फिर लद्दाख 2019 में। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जो नए बनेंगे उनकी बात करेंगे। अब जैसे यहाँ पे उत्तर प्रदेश का विभाजन होकर उत्तराखंड बनेगा, तो क्या हम उत्तर प्रदेश की भी स्थापना मानेंगे? वो नहीं मानेंगे। तो यह बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये इस सिस्टमैटिक तरीके से बिल्कुल हमने ईयर से 15 अगस्त 1947 से यहाँ पे स्टार्ट किए हैं, और वर्तमान 26 जनवरी 2020 तक, जब दादर नगर हवेली और दमन और दीव का एक साथ विलय करके एक यूटी बना दिया गया। तो इस तरीके से अगर बात करें तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। तो इन सब की चर्चा यह आज की थी। अब हम इसके आगे क्रम पार्ट 1 देख चुके हैं, राज्यों का पुनर्गठन देख लिया है हमने। अब आगे का जो पार्ट 2 है, जिसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान है, उसकी चर्चा हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको यह क्लास, इसमें फैक्ट ज़्यादा हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में है। आप इसको कंप्लीट नोट बनाइए और बढ़िया से तैयारी करिए। आपका इससे बाहर कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं, क्योंकि बाकायदा सिस्टमैटिक तरीके से दिया है। तो इसको नोट्स बना के आप रिवाइज करिए, बिल्कुल अच्छे से कंडक्ट हो जाएगा। तो यह चर्चा आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक और करने के साथ में इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया करिए आप लोग। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।